अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एंटी न्यू प्लास्टिक ड्रग्स के चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने उसकी 4 क्लासेस डिस्कस की थी। आज हम पार्ट 5 से डिस्कस करेंगे या पार्ट यानी उसकी जो 5th क्लास है उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स हमारी आज की क्लास है ड्रग्स की। ठीक है, तो टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर जैसे कि नाम से पता चलता है, इसमें आपको 2 अल्फाज मिलेंगे इस पूरे नाम में। ठीक है, टोपोआइसोमरेज है। आइसोमरेज आपको पता है किसी भी वर्ड के लास्ट में ए आता है, इसका मतलब होता है कि ये एंजाइम है। ठीक है, इनहिबिटर का मतलब होता है हर वो चीज़ जो किसी काम को बंद करें, रोकें। ठीक है, वो इनहिबिटर कहलाता है। अब ये कोई ऐसी दवाइयाँ होंगी, कुछ ऐसी ड्रग्स होंगी जो टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करेंगी, तो इसको हम समझते हैं। Topoisomerase inhibitors are anti-cancer drugs that interfere with the enzymes topoisomerase 1 and 2। यानी हमारे पास दो एंजाइम होते हैं ना, टोपोआइसोमरेज 1 और टोपोआइसोमरेज 2। तो जब हम ये दवाइयाँ लेते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है, जो कि कौन से हैं, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स। तो ये क्या करते हैं, ये जाके इन दो एंजाइम्स को रोकते हैं और उनके काम में दखल अंदाजी करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, मतलब ये उनके किस काम में दखल अंदाजी करते हैं, तो उसके काम को हमें समझना है। ठीक है, मतलब इनका काम क्या होता है, विच आर एसेंशियल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन, रिपेयर एंड ट्रांसक्रिप्शन। टोपोआइसोमरेज 1 और 2 का काम ये होता है कि ये डीएनए को रिप्लिकेट करवाएं, यानी 1 से 2 बनाएं। ठीक है, तो वो डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में। इसी तरह अगर डीएनए में कोई डैमेज, कोई मसला आ जाए तो ये इसको वापस रिपेयर करता है। और ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है, जिससे फिर वो जाके जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो बेसिकली जब हम ये दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो ये इन सारी चीज़ों को रोक देता है, उसके रिप्लिकेशन को भी रोक देता है, उसके रिपेयर को भी रोक देता है और ट्रांसक्रिप्शन को भी रोक देता है। डीएनए आगे बढ़ेगा नहीं, तो जाहिर है जब एक कैंसर सेल का डीएनए आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे जाएगा नहीं, तो कैंसर सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, तो उनका काम रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है, बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम दिस ड्रग कॉज डीएनए स्ट्रैंड्स टू ब्रेक। तो डीएनए जो है वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है और ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं, यानी जो रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही बात लिखी हुई है कि टोपोआइसोमरेज, ये दवाइयाँ जो है ये टोपोआइसोमरेज के साथ जाके जो है वो इंटरफेयर करती हैं, यानी उसके काम को रोक देती हैं, डीएनए ख़राब हो जाता है और जो है वो अनकॉइल होता नहीं है और काम सही होता नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जांपल आपको बताएं, टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर कौन से हैं, टोपोटिकान और आयरेनोटिकान जो है वो बताया हुआ है। टोपोआइसोमरेज 2 के इनहिबिटर एटोपोसाइड और टीनेपोसाइड जो है ये उसका जो है इनहिबिटर है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब इसका साइड इफेक्ट बोन मेरो सप्रेशन जो कि हर उसमें आ रहा है। ठीक है, और डायरिया हो सकता है स्पेशली आयरेनोटिकान की वजह से। ठीक है, दूसरी नंबर 6 जो इसकी क्लास है, दिस दैट और हार्मोनल एजेंट्स। हार्मोनल एजेंट्स यानी हर वो चीज़ जो हार्मोन के ऊपर एक्शन करे। अब आपको पता है कुछ कैंसर्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी के नॉर्मल हार्मोन्स की वजह से होते हैं। मतलब नॉर्मली हार्मोन जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, अगर वो अपने काम में कोई तब्दीली लाएं या वो हार्मोन कम ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएं, तो क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट मसले डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेनली फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं जो बेसिकली हार्मोन के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम ये हार्मोनल एजेंट्स देते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, हार्मोनल एजेंट्स आर एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर तो सारे हैं ना, दैट इंटरफेयर विद हार्मोन एक्टिविटी और ब्लॉक हार्मोन रिसेप्टर्स। ये हार्मोन के काम में दखल अंदाजी करते हैं, या फिर हार्मोन जिस तरीके से काम करते हैं वो जिस जगह पे जाके अटैच होंगे रिसेप्टर पे, उस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इन कैंसर सेल दैट डिपेंड ऑन हार्मोन्स फॉर ग्रोथ। जिस जिस हार्मोन की वजह से जो है वो सेल्स ग्रोथ करते हैं। आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जैसे फीमेल की अगर हम बात करें, तो फीमेल में ब्रेस्ट ग्रोथ जो है वो एस्ट्रोजन की वजह से होता है ना। अब वो एस्ट्रोजन जब जाएगा और वो ब्रेस्ट सेल्स के ऊपर अटैच होगा, तो वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, उसके साथ अटैच होगा और ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, फीमेल्स में। अब कभी-कभी ये होता है कि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और वो जब बहुत ज़्यादा काम करता है तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, उसको ज़्यादा काम करने से रोकना होता है ताकि वो जाके अपनी उस जगह पे अटैच ना हो और वो कैंसर ना हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसी दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो उस हार्मोन को अटैच होने से, यानी अपने रिसेप्टर पर अटैच होने से रोकते हैं।
उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो जब वो ब्लॉक करते हैं तो वो सेल्स को हार्मोन मिलता नहीं है। जब उसको हार्मोन नहीं मिलता तो सेल रैपिडली डिवाइड नहीं होता और उस कैंसर जो है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या करें, दे डू नॉट डिस्ट्रॉय द सेल्स डायरेक्टली बट अल्टर हार्मोनल एनवायरनमेंट। वो उस कैंसर सेल को नहीं खत्म करते ये जो दवाइयाँ होती हैं, लेकिन ये इस हार्मोन को रोक देते हैं। तो जब वो हार्मोन को रोक देते हैं तो सेल जो है वो ग्रो नहीं करते, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और इसी तरह कैंसर जो है वो मतलब स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अब ये ज़्यादातर जो सेंसिटिव कैंसर होते हैं ना मेल फीमेल में, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, उन लोगों में ये ज़्यादातर जो है वो मतलब यूज़ होता है। अब इसमें देखें एंटी एस्ट्रोजेंस, वो दवाइयाँ हैं जो एस्ट्रोजन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें टेमोजेफिन जो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज भी एक एंजाइम होता है जो बेसिकली सारे हार्मोन्स को या सारे चीज़ों को एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए लेट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर काम करते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल का मतलब ये कि जब एक फीमेल 40 साल की उम्र या 35 प्लस हो जाती है ना, तो अक्सर 40 के बाद होता है, तो उनके ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कभी आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है, वो रुक जाता है, उसको कहते हैं पोस्ट यानी मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, तो अक्सर उस एज के बाद उन फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा होता है। ठीक है, ये जो है हम उसी सिचुएशन में देते हैं ये वाली दवाइयाँ। इसी तरह एंटी एंड्रोजन, एंड्रोजन मेल का हार्मोन होता है। ठीक है, जो कि मेल वाले कैरेक्टर्स प्रोड्यूस करता है नॉर्मली। अब जब वो ज़्यादा हो जाता है तो इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर के मसले होते हैं। एंटी एंड्रोजन के अलावा फ्लूटामाइड वगैरह हम लेते हैं, बेसिलटोमाइड लेते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, प्रेडेंसन इस तरीके लिम्फोमा ल्यूकीमिया में यूज़ होते हैं, स्टेरॉइड जो कॉर्टिसोल को कम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एडवर्स इफेक्ट इसका क्या, हार्ट फ्लैशेस यानी स्किन के ऊपर ऐसे रेश वगैरह आ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन्स है वो खराब हो जाती हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, कभी कभी इसकी वजह से क्लॉट्स बनने का भी खतरा होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह नंबर 7 थेरेपी जो है उसमें दैट इज टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड मतलब एक खास चीज़ को आप टारगेट करते हो और उसके खिलाफ जाके क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, मतलब दवाइयाँ लेते हैं। तो इसमें जो है ब्लॉकिंग सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर में EGFR और HER2 ये रिसेप्टर के नाम होते हैं जो बेसिकली सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये किसी भी ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना वो उसके साथ आके अटैच होता है और वो ग्रोथ करने लगता है। तो हम क्या करते हैं, उस ग्रोथ फैक्टर को या उस सरफेस को जो है वो बंद कर देते हैं। तो या तो ये करेंगे इनहिबिटिंग इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग एंजाइम्स, जैसे सेल में बहुत सारे सिग्नलिंग एंजाइम होते हैं ना, दूसरे सेल्स को सिग्नल्स देते हैं ग्रोथ के लिए या फिर इस तरह की चीज़ों के लिए, तो वो उसको रोक देते हैं। इंड्यूसिंग एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ ना, नॉर्मल सेल डेथ जो होता है, तो ये दवाइयाँ जो होती हैं ये सेल में एपोप्टोसिस करवाती हैं, मतलब सेल्स को मार देती हैं। इसी तरह ब्लॉकिंग एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये कब होते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स कब बनते हैं, जब ट्यूमर बनते हैं, तो उनको ब्लड देने के लिए हमारे बॉडी में न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं, तो वो चाहिए नहीं होता हमें, तो हम क्या करते हैं, टारगेटेड थेरेपी के ज़रिए वो न्यू ब्लड वेसल्स को रोक देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ट्यूमर को ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह डिलीवरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस डायरेक्टली टू कैंसरस सेल्स, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, यानी कि कुछ एंटीबॉडीज और टॉक्सिक चीज़ें डायरेक्टली हम कैंसर सेल में जाके इंजेक्ट करते हैं या उसको पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो डिफरेंट मतलब फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, सिग्नल फैक्टर, और एक एक चीज़ के लिए हम डिफरेंट टारगेटेड थेरेपी करते हैं, मतलब एक चीज़ को टारगेट करते हैं और उस हिसाब से फिर हम काम करते हैं। तो ये सारे जो है वो टारगेटेड थेरेपी में आते हैं। अब इसमें जो है वो बताया हुआ इमेटिनिब जो है उसमें BCR और ABL और इस तरीके से जो है ना मतलब रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ट्रास्टोजोमाब जो है ये HER2 रिसेप्टर है जो सेल सरफेस प्रोटीन होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है। इसी तरह एलोटेनेब जो है वो EGFR, ये भी सेल सरफेस प्रोटीन है जो उसको इनहिबिट करता है। अच्छा, इसके एडवर्स इफेक्ट में कार्डियोटॉक्सिसिटी के ऊपर हमने बात की थी लास्ट टाइम के हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक पड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज़ आ सकती हैं, लिवर हेपेटोटॉक्सिसिटी में जा सकती हैं, यानी कि लिवर जो है वो
थोड़ा बहुत ख़राब हो सकता है, वो अपना काम सही से नहीं कर पाता, उसके ऊपर असर हो सकता है। अच्छा, नंबर 8 जो इसकी क्लास है दैट इज़ इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मीन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हो, उसको बेहतर करते हो, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर सेल। इसमें हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं ताकि वो कैंसर सेल को अटैक करें। अब इसमें जो है ऐसे एजेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली that enhance, restore or modify the body's immune system to recognize and destroy cancer cells more effectively। मतलब ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, एनहेंस करती हैं ताकि वो जाएं और कैंसर सेल को जड़ से ख़त्म करें, ठीक है। Instead of directly killing cancer cell like chemotherapy, these drugs stimulate the immune response or block signal that prevent immune attack। ये सेल्स, ये दवाइयाँ जो होती हैं, ये जाके कैंसर सेल्स को खुद नहीं मारती बल्कि इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाती हैं कि भाई ये इम्यून सिस्टम जाके उस चीज़ को मारे, ठीक है। इम्यून सिस्टम पहले काम नहीं, क्यों नहीं कर रहा होता है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम किसी चीज़ को मारने के लिए सिग्नल्स यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब रोक देते हैं, वो पहले से ही रुके हुए होते हैं वो सारी चीज़ें। ये जो है, जैसे इंटरफेरॉन इसमें आते हैं, इंटरफेरॉन कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम देते हैं, इंटरल्यूकिन, ये भी आपने कभी पढ़ा होगा पायरोजेंस के नाम से, कि जो हर वो चीज़ जो फीवर करवाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, पायरोजेन। तो इंटरल्यूकिन भी उसमें से एक है, इंटरल्यूकिन 2 होता है। इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर, जैसे कि बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, पेम्ब्रोजुलाब और इसी तरह निवोलोमाब और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि हम इस सिचुएशन में दे सकते हैं। अब इसकी वजह से भी आपको जो है वो कुछ साइन सिम्टम आ सकते हैं, जैसे फ्लू लाइक, नज़ला ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स होंगे, या ऑटो इम्यून रिएक्शन जैसे एलर्जिक रिएक्शन होगा, या स्किन का कोई मसला हो सकता है, इस तरह का ऑटो इम्यून जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जनरल एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट्स बताए हुए हैं, जैसे कि जितने भी आप कैंसर के लिए दवाइयाँ यूज़ करते हैं तो सब में कुछ ना कुछ मसले होते हैं, जैसे बोन मेरो का मसला हो सकता है, या ई ट्रैक का मसला हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, हेयर फॉलिकल, बाल वाल जो है वो जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे मसले जो भी आप कैंसर की दवाइयाँ यूज़ करते हैं उसमें जो है वो काम करते हैं, क्योंकि वो कैंसर की दवाई नॉर्मल रैपिडली डिवाइडिंग सेल, बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं ना, जो तेज़ी से ग्रो करते हैं, उस पे भी एक्शन करते हैं, तो इसीलिए वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी ख़राब कर देता है। अच्छा, इसमें आपको बताया हुआ है कि कौन-कौन से, जैसे हेमाटोलॉजिक ब्लड सिस्टम में जो है वो एनीमिया, ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के मसले हो सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया और ये चीज़ें हो सकती हैं। इंटेगुमेंट्री जो हेयर, नेल और स्किन होती है ना, तो उसमें एलोपेशिया यानी कि बाल गिर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव में इनफर्टिलिटी और टेराटोजेनिसिटी हो सकती है, मतलब वही बच्चे ना होने के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चों के शायद मसला वो बन जाए। इसी तरह अदर जो है उसमें कार्डियक और रेनल और इसी तरह लिवर और लंग्स के ऊपर भी असर हो सकता है। एज ए नर्स आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक कैंसर के पेशेंट को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले आप उसका सीबीसी चेक करेंगे। सीबीसी में देखोगे कि भाई उसको कोई माइलोसप्रेशन यानी ब्लड लेवल तो उसका कम नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो तो वो भी आपने देखने हैं। एंटीएमेटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो आप उल्टियाँ कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए देते हैं ना, तो कीमोथेरेपी से पहले आप वो देंगे ताकि उसको वो ना हो, उल्टियाँ ना हो। इसी तरह इनकरेज एडिकेट हाइड्रेशन, उसको पानी पिलाएंगे भाई, वो पूरा प्रॉपर हाइड्रेटेड रहें, उसको एजुकेट करें इन्फेक्शन के हवाले से, ओरल केयर के हवाले से। इसके अलावा उसके ऑर्गन जिसके ऊपर ज़्यादा असर पड़ सकता है, जैसे हमने बात की किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, उसको मॉनिटर करना है। और अगर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होंगे, मतलब जो आपने उसको देने हैं और वो सेल्स को ख़राब कर सकता है, आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपने प्रॉपर जो है वो एहतियात के साथ देने। पीपीई होते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मतलब ये सारी चीज़ें पहन के आपने उसको वो ड्रग्स देनी है, ठीक है, जिससे आपको भी नुकसान ना हो। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ, और इसी के साथ ही हमारा फार्माकोलॉजी के फाइनल का कोर्स खत्म हुआ। So thank you for watching. Take care. Bye bye.